Yes, sir. Started. Okay. Oh, sir, चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. तो आज हम बेसिकली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बातचीत करेंगे. ठीक है. सो टेक्निकल एनालिसिस में आज क्या टॉपिक है वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया. देखते हैं. या तो मूविंग एवरेज में बात करना चाहिए. ठीक है. ताकि आगे आगे ये एमएससीडी वगैरह समझ में आए डिटेल्स में. लेकिन उससे पहले ना आपको मैं थोड़ा सा मार्केट का क्या सिचुएशन है, कल क्या हो सकता है, आज का क्या दिख रहा है थोड़ा बताता हूँ. उसके बाद डिस्कशंस में जाता हूँ सर. मोटा मोटी ऑलरेडी अगर देखा जाए मार्केट का परिस्थिति क्या है. चलो स्क्रीन शेयर. अच्छा, ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर नहीं है ना, मैं कर देता हूँ सर. और गो मॉर्निंग सर. मॉर्निंग सर. अच्छा, मार्केट का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ठंडा लग चलेगी. सौरणी क्लास नहीं आया, सबको शुभ विश्वकर्मा पूजा करो. चलो ठीक है, सबको विश्वकर्मा पूजा सर. शुभ विश्वकर्मा. विश्वकर्मा कर्मा का देवता सर, मेहनत का देवता. हाँ, विश्व एक्चुअली মা দুর্গা যখন তৈরি করা হয়েছিল সব দেবদেবতারা মিলে বলা হয় থাকে কি বিশ্ব আমাদের এই পুরো ওয়ার্ल्ड যে कर्मेर जे कार्मिक वर्ल्ड जो चलता है, मतलब हम लोग जो मेहनत करके हम लोग का घर गुजारा चलाते हैं, उसका जो मेहनत है, उसका जो कला है, उसका जो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, वो एवरीथिंग विश्वकर्मा जी दुनिया का फर्स्ट है. ठीक है. इसलिए विश्वकर्मा पूजा है. इसलिए जहाँ देखना, स्पेशली जो लोग लोहा लक्कड़ का इंजीनियरिंग फार्म में काम करते हैं, वहां पर विश्वकर्मा पूजा बहुत धूमधाम से होता है. से इसका हिस्टोरिकल बहुत सारा पौराणिक हिस्टोरिकल बहुत सारा चीजें हैं. चलो हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे. नहीं तो मुझे ये सब बात करने में बड़ा मजा आता है. अच्छा. तो बेसिकली सिचुएशन क्या बना हुआ है सर, देखो. मार्केट में कल एक बहुत ही वाइटल दिन आने वाला है. उस वाइटल दिन के लिए सब कोई वेट कर रहा है, लेकिन कल रेड कट है. ठीक है. कल रेड कट तो होगा, बट रेड कट का इम्पैक्ट क्या होगा. सर इम्पैक्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है. ठीक है. इम्पैक्ट ये जो लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट ने जो कमाल खेला था, याद है ना सर. फ्राइडे को वाला था कि थर्सडे को हुआ था. थर्सडे को है ना. थर्सडे जिस दिन मार्केट एक्सपायर करने वाला था, और सभी ने थोड़ा चिंता में था कि क्या होगा क्या होगा. और क्या होगा होगा करते करते ये दो बड़ा बड़ा कैंडल मार के 12 सितंबर. ठीक है. ये देखो एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में एक हैमर बनाया ये आवरली चार्ट में. हैमर बना के फिर इतना दो ऐसा लंबा लंबा मारा कि एकदम, और आप मैंने पीछे घूमने का जगह नहीं दिया. मार्केट कहाँ 24,900 में चल रहा था, वहां से सीधा छलांग मार के 25,300 में आ गया. ठीक है. कहाँ 900 कहाँ 300, 400 पॉइंट में जो मूवमेंट दिया. बस. तो ये क्या है, ये रेट कट ही है. कोई बोलेगा रेट कट का इम्पैक्ट नहीं देखा, तो कि ये किस चीज का इम्पैक्ट देखा आपने. ठीक है. ठीक है. ये रेट कट होगा, उसका इम्पैक्ट है. मैं आप लोग एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करिए, ये साइकोलॉजी आप लोग समझिए. मार्केट में जिस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मार्केट इंतजार करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जिस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मार्केट इंतजार करते हैं या वेट करते हैं, जिस दिन वो घटना घटता है उस दिन मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करता है. उसका रिएक्शन एक्चुअली वो पहले ही देना चालू करता है. अगर आप लोग लास्ट 3 महीने से या 4 महीने से हम लोग मेरे साथ. हाँ? बहुत देर से थोड़ा कॉन्सोलिडेट कर रहा था. अब कॉन्सोलिडेशन फेज को अब यहाँ पर एक मोमेंटम बना है सर.
400 पर हो जाएगा लग रहा है, ये 400 पर चला जाएगा। मैंने बेसिकली ये जो कंसोलिडेशन किया है ना सर, ठीक है, सुबह से कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि अपने आप को मैंने एग्रीगेट करना, जमा करना। मार्केट को छलांग मारने के लिए ना एग्रीगेट होना, कंसोलिडेट होना जरूरी है। कि मानो मार्केट गिर रहा है, अब गिरती मार्केट में ना वो धीरे धीरे ना एक बार थम जाता है, और थमने के बाद ना वो अपने आप को बेसिकली जुगाड़ करते हैं कि भाई एक बुलिशनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले मार्केट में न्यू सेल जनरेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हो सकता है, बायर का संख्या धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, और वो धीरे धीरे बढ़ते ना मार्केट में एक मोमेंटम क्रिएट होता है, उसके बाद ही वो छलांग मारना स्टार्ट करता है। तो इस फेज को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन फेज, ठीक है। तो कॉन्सोलिडेट आगे आगे पढ़ाऊंगा सर, डोंट वरी, कि इसके ऊपर बहुत फेमस फेमस थ्योरी है, ठीक है, एलियट वेव थ्योरी, डाउ थ्योरी, ठीक है, ये सब थ्योरी जब पढ़ेंगे ना, ये सब इंडिकेटर्स है, इसमें आप ये सब चीज एकदम साइकोलॉजिकली बोला गया है कि क्यों होता है, किस लिए होता है, और ट्रेडर को क्या करना है, सब टेक्निकल का पार्ट है। डोंट वरी, सब आगे आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बना दिया, देखो पूरा एक कप की तरह नहीं दिख रहा है। हाँ, ये पैटर्न एक है सर, कप एंड हैंडल, सही एकदम परफेक्ट बना है। ठीक है, इसको कप एंड हैंडल ही बोलते हैं, मार्केट करा। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं, तो मैं अभी ये सब नहीं बोलूंगा, स्टेप बाय स्टेप जाना ही सही है। हाँ, स्माइल तो सर डेरिवेटिव्स का पार्ट है, स्माइल पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में वो जो दोनों साइड का एटीएम ओटीएम कॉल होता है, उसमें स्ट्राइक का क्या सिचुएशंस होता है वो होता है। टेक्निकल एनालिसिस वैसा बात तो नहीं करता है। स्ट्रेटजी पार्ट वो स्माइल जो था वो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, कि मुझे कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक मार्केट मूव करने से मेरा प्रॉफिट लॉस सिचुएशंस बन सकता है, वो अलग चीज है सर, वो बेसिकली स्ट्रेटेजी का पार्ट, ठीक है, वॉलेटिलिटी का पार्ट। ये जो यहाँ पर है ये बेसिकली कैंडल अपना खेल खेल रहा है, मैंने मार्केट में बाई सेलिंग का सिचुएशंस बन रहा है उसमें बात है। चलो कोई बात नहीं, सिचुएशन देखो सर, आज और कल ये 2 दिन क्या होगा ये चीज सुनो एक बार, इसके बाद मैं आज का टॉपिक में जाऊंगा। मैं एक्चुअली 2 दिन पुराना बात क्यों कर रहा था, क्योंकि रीजन था, क्योंकि ये जो सिचुएशंस चालू हुआ है ना, ये जो न्यू मोमेंटम चालू हुआ है, वो 3 दिन पहले ही चालू हुआ है, 3-4 दिन पहले। और हम लोग को पता भी है लास्ट वीक क्या हुआ था। तो लास्ट वीक 12 तारीख को जब ये मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हुआ था सर, 12 सितंबर, है ना, दिस सिचुएशन ये आवरली चार्ट में है। इसको अगर हम लोग मिनट चार्ट में ले लेते हैं, ये रहा, देख पा रहे सर, ये 12 तारीख, पहले गैप अप दिया, पहले गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद पूरा देखो कंसोलिडेट किया, मैंने गैप अप देने के बाद जस्ट लुक एट दिस साइकोलॉजी सर, ये साइकोलॉजी है। मार्केट क्या सोचता है, जब मार्केट में मोमेंटम रहता है तो मार्केट उसके लिए पहले गैप अप दे दिया है कि भाई हम पॉजिटिव है, हम मार्केट को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आगे ले जाने के लिए उसको, मैंने बेसिकली अगर तुम कभी नदी को देखे हो, डैम देखे हो कभी, डैम देखे हो कभी, तो डैम देखना कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे अभी बहुत बारिश हो रहा है, तो बारिश के टाइम पे डैम जब भर जाता है तो पानी छोड़ दिया जाता है, नहीं तो डैम टूट जाएगा, ठीक है। उसका 2 रीजन है, एक तो डैम टूट सकता है, और दूसरा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी डैम को धीरे धीरे ओपन किया जाता है, ताकि इंडिया के जो कनाल्स है उसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। डैम देने का मेन पर्पस वही है, एग्रीकल्चरल सिचुएशंस को सब्सटीट्यूट करने के लिए, क्योंकि जहां नदी नहीं है वहां पर कनाल्स के थ्रू से पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं उसके एंगल में नहीं जाऊंगा, मेरा कहने का मतलब है कि बारिश में पानी जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो पानी को छोड़ना पड़ता है। तो ये, हाँ, हाँ ब्रेक करेगा, ठीक है। तो वही सिचुएशन है कि यहाँ पर पहले देखो बारिश होना चालू हुआ, फिर बारिश धीरे धीरे जमना चालू किया, और जैसे ही ये बारिश जमा इधर, ठीक है, इतना पानी जम गया कि और वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब कॉन्सोलिडेट होना, माने कॉन्सोलिडेशन फेज जैसे ही खत्म होगा, वो क्या करेगा, वो ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन रोज रोज नहीं होता है, ट्रिगर का कुछ रीजन होता है, जैसे डैम के केस में बारिश का, हाँ हाँ बृहस्पतिवार,
मैं साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि कंसोलिडेशन कभी कभी इतना लंबा भी नहीं होता, कभी कभी कम टाइम पे भी होता है। अब डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कम पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ है। लेकिन ये देखो सारा दिन इतना ज्यादा मार्केट को कंसोलिडेटेड फेज में, मैंने एक सर्टेन रेंज के अंदर ही वो था, कोई स्पेशल कुछ नहीं था। गैप अप देने के बाद फिर मार्केट में रेट कट का जो सिचुएशन है उस दिन कुछ चार पांच चीजें ट्रिगर किया था। अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ही अच्छा मिला था, और उसके कारण पूरा वर्ल्ड मार्केट स्पेशली यूरोपियन मार्केट एंड यूएस मार्केट फुल्ली बुलिश था। तो अमेरिका बुलिश, यूरोप बुलिश, और हमारा मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं लोगों का है। ठीक है। सर एक और था, जैसे कमला हैरिस जो डिबेट वो जीता था, हाँ 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 उसकी वजह से भी कुछ है। हाँ, ये भी एक इम्पैक्ट है। क्योंकि जैसे उसका जैसे वो जीता है तो उसका पॉलिसी हाँ आगे जाएगा, क्योंकि अभी कमला हैरिस लोगों का ही तो माने पार्टी चल रहा है ना। ट्रम्प तो अभी पार्टी में नहीं है ना। ट्रम्प अभी आएगा अगर इलेक्शन जीत के आएगा तो। हाँ, कमला हैरिस, सर वो तो अमेरिका का लोगों को पता है, हम लोगों को क्या पता। हाँ সমস্যা তো আছে, ওই জন্যই তো এত চিন্তা হচ্ছে। मार्केट बहुत चिंतित है सर। मार्केट इतना पॉजिटिव चल तो रहा है बट मार्केट बहुत चिंता में है। मार्केट का एक रिस्क भी आसपास पे मंडरा रहा है। ये चीज में तो मैं बार बार बोला आपको, देयर आर सर्टेन नेगेटिव सिचुएशंस इन द मार्केट। लेकिन नेगेटिव सिचुएशंस के साथ भी मार्केट कहना ये चाहता है कि नेगेटिव है, पर हम लोग इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा है। कल बहुत कुछ हो सकता है मार्केट में सीरियसली, क्योंकि टू मच रेट कट अगर मानो 0.50 में रेट कट करता है, ये एग्रेसिव रेट कट हो जाएगा। और एग्रेसिव रेट कट करने का मतलब ये है कि इतना हालत खराब था कि आपको इतना ज्यादा रेट कट करना पड़ रहा है, तो फिर इतना दिन आप डेटा छुपाया क्या? সেটা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান মার্কেটের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু গ্লোবাল মার্কেটে যে পয়সার ফ্লোটা, এফআইআর পয়সার ফ্লোটা, ওটা তো ইম্প্যাক্ট ফেলবে। আপনি যে রেট কার্ড গুলোটা যায় বলছেন প্রোডাকশন হ্যান্ডিক্যাপ রয়েছে পার্টিকুলার, ঠিক আছে। আপনি যদি রেট কার্ড হয় তাহলে নেক্সট যে কমার্শিয়াল ইয়ারে কি হবে, ওখানে ওনার প্রোডাকশন বাড়াতেই হবে। তাহলে এই রেট তো কার্ড প্রোডাকশনটা বাড়াতে গেলে তোকে রেট কাট করতেই হবে। ওটাই তো বলছি, রেট কার্ড পয়েন্ট থেকে হয় তাহলে নেক্সট যে কমার্শিয়াল ইয়ার হবে সেখানে আমরা করি একটা প্রোডাক্টে যাচ্ছে বেশি হবে, হ্যাঁ। এবারে সেইটা করার জন্যই তো ওরা 0.50 করবে। तो এইটা मार्केट मार्केट का एक सेगमेंट का कहना है कि इतना ज्यादा रेट कट करने का मतलब है कि मार्केट का सिचुएशन अच्छा नहीं है। ठीक है। और अगर ये मॉडरेट पे 0.25 करता है, उसमें भी इन लोगों का एक प्रॉब्लम है कुछ लोगों का, कि इतना कम रेट कट में मार्केट कितना ही रिकवर कर लेगा। ठीक है। मैंने दोनों, ठीक है, मैंने बेसिकली इनका इन लोगों का मैनेजमेंट लास्ट 4 साढ़े 4 साल में अच्छा नहीं हुआ है सर। मैंने अमेरिका का मैनेजमेंट जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं हुआ। जिस हिसाब से अमेरिका अपने आप को मैनेज करता है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली वर्ल्ड का बिग इकोनॉमी है, इनका फाइनेंस एंड इकोनॉमिकल सेंस भी बहुत हाई फाई है। ठीक है। लेकिन उस एंगल से इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। इवन इवन हमारे आरबीआई का जो हेड है शक्तिकांत दास, वो इस बार फाइनेंशियल पॉलिसी में वर्ल्ड में सेकंड रैंकर बना है। आफ्टर स्विट्जरलैंड का एक बैंकर है उनके बाद, और वो लगातार सेकंड टाइम सेकंड पोजीशन पे था। लास्ट ईयर भी मिला था, इस ईयर भी मिला है। यानी इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में भी जब बाकी दुनिया प्रॉब्लम में है, अभी इंडिया का अच्छा दिन चल रहा है सर। अब काफी लोग मोदी जी को गाली मारते हैं ना, ठीक है, अच्छा दिन आ गए, अच्छा दिन आ गए। अब देखो अच्छा दिन तो ऐसे हम लोग आम तौर पे इंडियंस को ना दिमाग में जाएगा नहीं अच्छा दिन क्या होता है। ये बेसिकली एक ओवरऑल पॉलिसी से समझ में आता है। ठीक है। वो है हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोग को तो तुरंत चाहिए ना इम्पैक्ट। ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ सोसाइटी में जो बदलाव होते हैं वो चीज सोसाइटी इग्नोर कर देता है। लेकिन सोसाइटी को पूछो कि पहले जिंदगी बिताना कैसा था, आज के डेट में जिंदगी बिताना कैसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आया कि नहीं है। अब तुम जानबूझ के अपना तबीयत खराब कर रहे हो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ऑब्वियस। तो कॉम्पेरेटिवली हमारे कंट्री में जॉब क्रिएशन पहले से काफी ज्यादा हुआ है। पहले आप लोग जैसे यूथ लोग, ठीक है, जो अभी नॉर्मली 20-25 के रेंज में है, पहले हमारे देश में अगर आप 20 साल पहले चले जाओ, यूथ क्या करता था? कॉलेज खत्म होने के बाद अड्डाबाजी मारता था। आजकल कितना यूथ अड्डाबाजी मार रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। इंटरनेट इंटरनेट तो बहुत देश में मिला है, बट इंटरनेट का यूज कैसे करना है,
इंटरनेट का यूज कैसे करना है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा नेता था ज्योति बासु, जिन्होंने बोला था कंप्यूटर का एंट्री मत दो। उससे पहले तो इंग्लिश में खेल खेला था। फिर जब कंप्यूटर आया, ज्योति बासु ने बोला कि कंप्यूटर आने से जॉब कट हो जाएगा, लोगों का नौकरी चला जाएगा, ये जंतर हम लोग कोलकाता में एंटर नहीं करने देंगे। फिर बैंगलोर बोला, एक्चुअली पहले आईटी कंपनी वेस्ट बंगाल आने के लिए ज्यादा क्यूरियस था, माने अट्रैक्टेड था। फिर जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ना कर दिया, तो सेंट्रल बोला तो फिर साउथ में जाओ, तो कर्नाटका बोला हम लोग एक्सेप्ट करें। और वो जो रिवॉल्यूशन आया 95 से कर्नाटका में, ठीक है, आज उसका इम्पैक्ट देख लो आप, सब उधर चला गया। तो आप सोचो, यही तो दो लीडर के बीच में फर्क होता है। एक लीडर इंटरनेट को बैन कर दिया या कंप्यूटर को लाने नहीं दिया, दूसरा लीडर उसी इंटरनेट और कंप्यूटर को यूज करके इकोनॉमी में रिवॉल्यूशन लाया, ठीक है, भले ही चाय वाला का बेटा हो। अगर ऐसा चाय वाला हर स्टेट को मिले तो ये चाय वाला मंजूर है, चाय वाला ही चाहिए, ठीक है, हमें डिग्री वाला इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए। बस चाय वाला का सोच अगर इतना दूर का हो सकता है तो चाय वाला चाहिए। आज से पहले कब तुमने देखा कि भाई ये जो हैंडीकैप ओलंपियंस है, जिसको हम लोग पैरा ओलंपिक्स में भेजे हैं, कितना गोल्ड लाया देखो, और उनको मोटिवेट करने के लिए किस तरह से वो उनके पास गया है। ऐसा नहीं सिर्फ क्रिकेट के पीछे कर रहा है, ओलंपियंस, पैरा ओलंपियंस, स्पोर्ट्स भी कितना डेवलप कर रहा है। चिंता तो कर रहा है ना कि चाइना जापान के साथ इंडिया टक्कर दे सके। इससे पहले कौन सा प्राइम मिनिस्टर ने कभी ऐसा सोचा भी था? अब जो है दिख रहा है तो क्यों नहीं बोलेंगे? पहले तो कोई वैल्यू ही नहीं था, बहुत ग्रोथ मिला है। 1983 पे इंडिया वर्ल्ड कप पीछे सबसे बेसिक माइंड पे बोलिंग दे और क्रिकेट सर इच्छा है जैसे जैसे कोई बजट भी नहीं, भाई अभी बजट बढ़ रहा है, उन लोगों को एक नहीं कोच के साथ साथ पर्सनल कोचिंग स्टाफ भी भेजने के लिए दे रहा है। तो ये जो मोटिवेशन दे रहा है ये देश के लिए अच्छा है। चलो अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट ये मार्केट में ना ये जो सिचुएशंस बना था मंगलवार बृहस्पतिवार को, ये बेसिकली उसी रेट कार्ड मोमेंटम का ही एक सिचुएशन है जो मार्केट को अच्छा लगा था तो उसने दे दिया। अब पॉइंट इज दैट सर, तो फिर अच्छा लास्ट दिन आई थिंक कल है ना, कल जब मार्केट खुला, कल भी मार्केट गैप अप खुला, और इसका भी हम लोगों ने एनालिसिस दिया था कि मार्केट फुल्ली पॉजिटिव है। हाँ, कल मार्केट बंद नहीं था, कल हॉलीडे था, बैंक हॉलीडे था, बट मार्केट चल रहा था, मार्केट खुला था। सेटलमेंट में इश्यूज था क्योंकि बैंक ऑफ रहेगा तो सेटलमेंट विथड्रॉल में प्रॉब्लम होगा। তার ইম্প্যাক্টটা সেই দিনকেও হতে পারে, এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে কিরকম ইকোনমিক সিচুয়েশন তৈরি হয়ে আছে। মানে একটা ছোট্ট পজিটিভ ট্রিগার হলেও মার্কেট কিন্তু মানে যেটা হয়েছে শুক্রবার হয়েছে, সোমবার দিনকেও হয়েছে। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था सोमवार होगा, आप याद करें, हम लोगों ने सोचा था सोमवार होगा, सोमवार हुआ है, सोमवार भी मार्केट 100 पॉइंट्स में गैप अप दिया है, सोमवार भी मार्केट 100 पॉइंट्स में गैप अप दिया है, ठीक है। लेकिन ये थर्सडे को जो थोड़ा इंपैक्ट दे देगा ये एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर पा रहे। एक्चुअली देखो इसमें एफआईआई का रोल प्ले बहुत है, ठीक है। अब एफआईआई का ये जो रोल प्ले 4-5 दिन नहीं बोलेंगे, ट्रेडिंग के हिसाब से तो 2 दिन पहले कर, सैटरडे संडे तो छुट्टी। अच्छा हाँ, रेट कट आगे, हाँ 4-5 दिन आगे, ठीक बोले। तो बेसिकली अब रेट कट का इस कॉन्सेप्ट को मार्केट ने एक सिचुएशन क्रिएट किया, तो थर्सडे से इसका इम्पैक्ट है। फ्राइडे को भी मार्केट गिरा नहीं, उल्टा एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ था। मंडे को फिर से गैप अप दिया, लुक एट दिस, है ना, ऑलमोस्ट 25,340 से मंडे को मार्केट देखो कहां तक चला गया था, यहां तक, माने अप्रोक्स 470-80 पॉइंट में मार्केट गैप अप खुला था, और खुलने के बाद फिर सारा दिन मोटा मोटी एक साइडवेज मोमेंटम में चला है। वापस मार्केट मोटा मोटी 300-350 में ही क्लोज हुआ था। फिर आ जाते हैं सर आज वाला दिन, आज मार्केट गैप अप खुला था, आज भी मार्केट थोड़ा सा गैप अप, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, बट मोटा मोटी 25,300-400 पार करके खुला था। उसके बाद देखो कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट करके फिर देखो नीचे गिरा था हल्का, नीचे क्या वही 350 रेंज में आ रहा है, और फिर वापस ये 400 पार करके जाने का सोच रहा है।
अब ऐसे हालत में आज दो चीज हो सकता है, या तो आज ही अगर कोई पॉजिटिव न्यूज हो तो ट्रिगर कर दे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज ये कुछ नहीं करेगा, आज ये रेंज बाउंड चलेगा ऐसा ही 350 400 जोर से जोर अगर, हाँ 60 मोटा मोटी मार्केट का जो लोअर टर्म इमीडिएट सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है आज या कल के अंदर, ठीक है। मेरा व्यू कहता है सर कि अगर मार्केट सब कुछ ठीक ठाक चलता है और मार्केट में 0.50% के आसपास का अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर 0.25 भी होता है वो भी मार्केट पॉजिटिवली ही लेगा मुझे ऐसा लगता है, तो मार्केट अपकमिंग 25,500 से 25,700 तक जा सकता है, ये कल के अंदर भी हो सकता है। लेकिन इसका अगर लोअर साइड में देखो, मैंने मार्केट क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल रहेगा इसलिए थोड़ा सा रेंज मैंने नीचे रखा, मैंने 400-500 पॉइंट में इसलिए रखा गया क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। ओवरऑल देखा जाए करंट सिचुएशंस में 350 इमीडिएट सपोर्ट है, 350 इमीडिएट सपोर्ट है। लेकिन अगर तुम देखो कि ओवरऑल मार्केट का जो वोलेटिलिटी सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि कल एक डिसीजन मेकिंग डे है, अगर अच्छा हुआ तो मार्केट 200-300 में आगे जाएगा, और अगर खराब लगा मार्केट को तो 200-300 में नीचे लाएगा। तो अगर वो 200-300 में नीचे लाता है तो 25,200 से 25,150 इसका सपोर्ट जोन बनता है। हाँ अगर 350 नीचे आके 300 ब्रेक कर दे, अगर ठीक है, अगर 300-350 ब्रेक कर दे तो 25,200 से 150 इसका सपोर्ट जोन बनेगा। ये तभी होगा अगर मार्केट को एक्सपेक्टेड रेट कट नहीं मिलता है, या फिर रेट कट को लेके एनालिस्ट जो है या FII DII जो है वो अगर सही तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, नॉर्मली तभी होगा। 2 पॉइंट मैं आपको बोल के रखा, 0.25 होने से एक सिचुएशन, 0.50 होने से एक सिचुएशन। बट अब मेरे को लगता है कि अगर ये 0.50 करता है तो ये कल 300-400 पॉइंट आप ही जाएगा, क्योंकि इस तरह का जो डिसीजन है इसमें मार्केट को ना, क्योंकि देखो मार्केट पैसा समझता है भाई, ठीक है। अब पैसा का फ्लो होगा, एक उम्मीद तो बनेगा ना कि प्रोडक्शन डेवलप होगा, प्रोडक्शन डेवलप होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और फिर जो लोन का सिचुएशन है, जो अमेरिका का प्रॉब्लम है, वो लोन बर्डन भी वो कट कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन होगा, इनकम होगा, तो लोन बर्डन भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो ये उम्मीद से ही तो मार्केट चलता है। हम लोग भी कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा काम करते हैं, हमें भी पता है कि अगर हम कहीं से लोन लेते हैं, एक काम को आगे बढ़ाने का सोचता है, तो पैसा का फ्लो बढ़ने से स्टार्टिंग में चिंता होता है कि अगर लोन का इंटरेस्ट ना रीपे कर पाए तो क्या होगा, लोन लेने से पहले। लेकिन उसके बाद दिमाग में ये भी चलता है कि भाई अभी क्या हुआ ना, अमेरिका का दीवार में ऐसे क्या हो गया, सट गया थोड़ा, ठीक है। अब अगर वो लोन नहीं लेता है, माने बेसिकली रेट कट नहीं करता है, और लोन का मार्केट में फ्लो नहीं बढ़ता है, तो प्रोडक्शन भी डेवलप नहीं होगा। तो प्रोडक्शन डेवलप नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसका पूरा इम्पैक्ट रेट माने इकोनॉमिकल सिचुएशन पे पड़ेगा। अब तुम अपने आप को एक छोटा मोटा बिजनेसमैन के हिसाब से, तुमने लोन लिया, लोन लेने के टाइम पे तुम्हें कोई बोल रहे भाई लोन अगर रिपे नहीं कर पाएगा तो क्या हो, ठीक है, चिंता है ना। लेकिन साथ में ये भी चिंता है कि भाई बिजनेस भी तो ग्रो नहीं कर रहा है, ऐसा करके मैं कितना दिन और आगे जा पाऊंगा, कुछ दिन बाद तो दुकान बंद भी करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि लोन लेके दुकान चला के, फिर दुकान कभी कभी क्या होता है, सही डिसीजन मेकिंग के कारण दुकान ऐसा चल पड़ता है कि और लोन रिपे करने का चिंता ही नहीं होता है, वो ऐसे ही हो जाता है। बट वो जो गैप है ना, वो गैप पे थोड़ा डर सबको लगता है। वो माउंटेन ड्यू गाइड सुना है ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, पर डर के आगे जीत है, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो ऑब्वियसली मार्केट में इस तरह का रोलर कोस्टर सिचुएशन चलता है, बिकॉज दिस इज अ प्योर बिजनेस, द प्योर बिजनेस डिसीजन। बिजनेस का ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, ये बिजनेस दिखाता है सर ऑलवेज, और अमेरिका तो हमेशा दिखा के आया है। मुझे लगता है कि अमेरिका, हाँ ऑब्वियसली सर, बैंकिंग स्टॉक, क्योंकि पैसा का फ्लो बैंक से ही होगा, तो बैंकिंग स्टॉक में तो बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। सर एक मेरा डाउट था, हाँ जल्दी बोल, जल्दी। जैसे सर इंडिया में जैसे इनोवेशन नहीं होता है, जैसे इनोवेशन ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मार्केट जैसे एक इन्वेस्ट आ रहा है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे कंपनीज में जैसे इनोवेटिव कुछ काम नहीं हो रहा है, जैसे इनोवेशन बोले तो इंडिया का कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है, इसमें जो इन्वेस्टमेट आ रहा है तो ये ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ ये लोगों की ट्रांसफर 400 पार हो गया अक्षर का, लगता है कि लेके आओ। अक्षर तेरा 400 पार हो गया तुम्हारा। कौन बोला है कि इंडिया में इनोवेशन नहीं हो रहा है, कौन बोला, किस फिर से कोई यूट्यूब वीडियो देख के आया था? नहीं सर, यूट्यूब वीडियो नहीं, जैसे जैसे सर देख रहा है ना ये सो ये इंडिया लाइट के आज 3 वर्षों में जाएगा। सर अभी वर्ल्ड का जितना भी इनोवेटिव काम ग्रोथ वाइज हो रहा है, माने न्यू न्यू ग्रोथ हो रहा है, वो इंडिया में ही हो रहा है।
वर्ल्ड के और कोई भी कंट्री में इतना इनोवेटिव वर्क नहीं हो रहा है। वो समझ रहे हैं। ठीक है, चाइना इनोवेटिव है बट चाइना का ग्रोथ स्लो हो चुका है। अमेरिका वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव कंट्री में से एक है, उसका भी ग्रोथ स्लो हो चुका है। किसे? হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের ম্যাঙ্গো এক্সপোর্ট, ওরা 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 ম্যাঙ্গো বানাচ্ছে নিজেদের কান্ট্রি, ওরা কৃত্রিম ম্যাঙ্গো বানাচ্ছে, কৃত্রিম ম্যাঙ্গো বানাচ্ছে। কৃত্রিম ম্যাঙ্গো বানাচ্ছে। ব্যাঙ্গলোরের আমাদের কি আমরা আটলে আমরা আটলে হ্যাঁ আমি আটি, আটলে ওরা সব ওই কেমিক্যালাইজড ভাবে প্রসেস করে বানাচ্ছে, এক্সপোর্ট করার জন্য। হ্যাঁ দিচ্ছে তো, ওরা সবেতে হাত দেবে। কিন্তু চায়নাদের একটা কিন্তু আমাদের সব ন্যাচারাল ছিল, আজও ন্যাচারাল। चाइना 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 का एक चीज मानना पड़ेगा। उस दिन एप्पल का जो सीईओ है, टीम कुक बोलते हैं उनका नाम है, तो एप्पल के सीईओ बोल रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड का सारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चाइना में क्यों होता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर स्किल्ड लेबर, ठीक है, अगर स्किल्ड लेबर का एक जगह बनाया जाए, तो अगर मानो अमेरिका में स्किल्ड लेबर ढूंढा जाए तो बोलते हैं जोर से जोर एक हॉल रूम फुलफिल होगा, एक बड़ा सा सेमिनार हॉल जोर से जोर फुलफिल होगा। लेकिन अगर यही चीज हम चाइना में करें तो 3 फुटबॉल स्टेडियम भर जाएगा स्किल्ड लोगों का। 3 फुटबॉल स्टेडियम भर जाएगा, इतना स्किल्ड लोग है चाइना। और यही चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा ट्रिगर है, एंड दैट इज द रीजन सारा वर्ल्ड के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजिकल बिजनेस सब चाइना से किया है। ट्रेनिंग का है ट्रेनिंग से चाइना डिवेलप्स बात तो टेक्निकल्स टेक्निकल नीचे लोग हाँ केवल वीडियो बस देखने जाता है ठीक है वो भी बात बनाया जो वॉश पर लोग नहीं ये रही वॉश कर रहे हैं, टीचर का अरे कितना स्कूले শেখানো হয়, স্কুলে শেখানো হয়। এটা তো আমাদেরও ছিল গুরুকুল প্রথাতে, আমি নিজে গুরুকুলে থেকেছি তাই আমি জানি। কিন্তু আমরা সেটাকে ছেড়ে দিলাম কেন? সো কল্ড ওয়েস্টার্ন এডুকেশনে কেন গেলাম আমরা? সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ওয়েস্টার্ন এডুকেশনে গিয়ে সুটেড বুটেড হয়ে স্কুলে বসছি, ফ্যাশন মারতে যাচ্ছি। ফ্যাশন মারতে যাচ্ছি কেন আমরা স্কুলে? স্কুলটা তো শেখার জায়গা ছিল না। আমাদের আমাদের দেশে কত ছিল, আমাদের এত সুন্দর প্রথাগুলোকে নষ্ট করে দিল। तो हमारा किस्मत भालो कि हमें पढ़े वो अलग बात है, लेकिन सीरियसली ये जो गुरुकुल प्रथा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम लोग हर काम खुद करते थे। जापानी स्कूल में जो दिखा है, जो बात अभी विश्वनाथन ने बोला, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं क्लास 5 में जब मेरा एज हार्डली 8-9 ईयर्स का था, उस टाइम पे मुझे क्लास 5 में रामकृष्ण मिशन में डाला गया। तो इतना छोटे छोटे हाथ में हम लोग कपड़ा धोते थे, बर्तन मांजते थे। और बर्तन मैंने क्या, सिर्फ खुद का बर्तन नहीं, अब इमेजिन नहीं करोगे कि मानो हर संडे पूरा मिशन का एक बर्तन का एक पूरा जगह होता था। मैं जस्ट 1-2 मिनट बता रहा हूँ कि क्या किस तरह से सीख होता है एडुकेशन सिस्टम। उसमें मानो थाला ग्लास बाटी सब होता है ना, जो किचन में यूज होता है, तो उसमें गेस्ट भी खाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन महाराज लोग होते हैं सभी लोग खाते हैं। तो हम लोगों ने सारा बर्तन का ना एक जगह होता था, तो हर दिन नॉर्मली लोग नॉर्मल फटाफट करता था, तो हर संडे उसको ना स्पेशल करके धोया जाता था, और वो हैंडमेड करके हम लोग धोते थे। तो क्या होता था कि जैसे ही संडे में छुट्टी का दिन है, सुबह उठा, थोड़ा पढ़ाई किया, लेकिन उसमें कम पढ़ना है, ज्यादा पढ़ाई नहीं, 1 घंटा पढ़ के ठीक है, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, वही है। अब हम उस दिन काम ज्यादा करना है। अब उस दिन क्या होगा कि हम लोग का ऐसा सिचुएशन था कि जो कटोरा धोएगा मैंने बाटी जो होगा वो थोड़ा जल्दी होगा, सबसे थाला जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन थाला धोना इजी है कंपैरेटिवली। सबसे मेहनत का काम है ग्लास, ठीक है। अब हर कोई सोचता था कि ग्लास उसको ना मिले, तो हम लोग बेसिकली कॉम्पीट करते थे कि ग्लास ना मिले, उसके लिए कि मार्केट हम लोग के बीच में धक्का धक्की होता था कि जिसको बाटी और थाला मिल जाए उसका किस्मत खुल गया, लेकिन जिसको ग्लास मिलेगा उसका मेहनत बढ़ गया। क्यों? ग्लास में दिक्कत क्या है, हाथ अंदर घुसा के करना पड़ता है, और हाथ कटने का भी चांसेस है, सावधानी से करना है, क्योंकि ग्लास का थोड़ा साइड में धार भी रहता है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करो, अब उसमें मानो 100-150 ग्लास है, ठीक है, 60-70 थाला है, या फिर जितना भी ग्लास उतना बाटी उतना थाला। तो ये जो हम लोग रेगुलरली करते थे, ठीक है, फिर अपना कपड़ा धोना, अगर मानो मिशन का कोई चद्दर उद्दर चल रहा है उसको भी धोना, ड्रेन साफ करना,
ड्रेन साफ बड़े लोग करते थे, हम लोग छोटा छोटा बच्चा लोग सिर्फ छोटा छोटा काम दिया जाता था। मैं ऑफिस रूम झाड़ू लगाता था, पूरा जो एंट्रेंस रोड है उसको पूरा झाड़ू साफ करना होता था। तो कोई कोई लोगों को बोलते इतना छोटे छोटे लोगों से क्यों काम करवा रहा है? तो चीन जापान भी तो वही करवा रहा है। ये रूट स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में कोलकाता में आया, पीजी साफ करने को लेके ना मारपीट चल रहा है। अब अननोन जगह में पीजी का साफ करने के लिए, मैं साउथ में रहता था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वहां पर ना वो काम वाली भाई कहाँ ढूंढने जाओगे तुम? तो मैं सबको बोल रहे भाई पानी है, बाल्टी खरीद के लाते हैं और झाड़ू लाते हैं, चलो ना सब कोई मिल के करते हैं, ठीक है। कभी कोई झाड़ू में हाथ ही नहीं लगाया, किसी ने कभी बाल्टी पकड़ा ही नहीं। फिर मेरा एक दोस्त था, मैं उसको बोला, एक मुस्लिम लड़का था, मैं बोला भाई तू करेगा ना? बोले हाँ, तू अगर करेगा तो मैं करूंगा, ठीक है। तो फिर और एक जन को बोला कि भाई तू करेगा, तो फिर देखा गया कि कम से कम हम लोग 10 लोग थे, 7 लोग खड़ा है और हम लोग 3 जन काम कर रहे हैं। फिर हम लोग जब मैं एक चीज उन लोग को बोला, तो बाकी 2 लोग जो दोस्त लोग मेरे मेरे को ज्वाइन किया, ये लोग थोड़ा सा ना गुस्सा कर रहा था। बोले भाई हम लोग करेगा, ये लोग रहेगा, एक होता है ना, ठीक है। तो फिर मैं बोला तुम थोड़ा सा वेट कर जा, हो सकता है कि ये लोग अभी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन इनके अंदर है ना जलन होगा, मैंने जलन माने अंदर में ना थोड़ा सा ना इंसानियत जागेगा। जब एकदम एंड हो रहा है ना, ठीक है, जब हम लोग पूरा घर को धो दिया, अब थोड़ा सा साफ मैंने उसको थोड़ा सुखाने का कोशिश कर रहे हैं, अब बाकी लोग आके बोल रहे हैं भाई तुम लोग बहुत देर से कर रहे हैं, अब छोड़ दे, हम बाकी हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए कम से कम 1 घंटा हम लोग को मेहनत करना पड़ा, फिर जाके ये लोग माना। तो ये सब कल्चर है ही नहीं। सही। और अगर मानो कि बेसिक लेवल में ये नहीं है, तो तुम ये मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन कहाँ से लाएगा? क्योंकि उसके लिए भी तो मेहनत करिए। टेलरिंग में मेहनत कहाँ से करेगा? अब तुम देखो ना, वो टेडी बियर भी बेच देता है हम लोग तो एक टेडी बियर भी नहीं बना पाते। तो ये जो वर्किंग कल्चर है ना, वो हमारे यहाँ पर मिसिंग है। ये जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगा, और इसका मेन रीजन क्या है, मिसिंग क्यों है? क्या हम लोग मेहनती नहीं है? क्या भारत रिच कंट्री है? नहीं। तो फिर रिच लोग थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा बाबूगिरी करते हैं। तो भारत तो मिडिल क्लास कंट्री है, तो मिडिल क्लास कंट्री में बाबू आना क्यों? लेकिन हम लोगों को देखो, थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, सबसे पहले घर के सामने एक गाड़ी, एक 4 चक्का चाहिए। अरे भाई 4 चक्का से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट तुम पहले मेहनत नहीं किया, तुमने अपना बिजनेस को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया नहीं, पहले ही तुम सारा खर्चा में डाल, अब उसके चक्कर में तुमने तुम्हारा जो मेहनत है, स्किल है, वो बेकार होगा। पहले कुछ बना लो ना। नहीं, पहले ही खर्चा करने थोड़ा कुछ होगा, देखा उसका गाड़ी हमको चाहिए, मेरे को भी 2 माला बिल्डिंग बनाना है। अरे भाई, तुम्हारा छोटा घर, साफ सफाई वाला घर, क्या दिक्कत है? नहीं, फालतू कंपटीशन, दिखावा हो गया ज्यादा, और ये मेंटेलिटी के कारण ही हम लोग पीछे जा रहे हैं सर। हाँ, पूरे दिन का इनका टाइम टेबल क्या था सर? 4:30 बजे से लेके, सुबह। हाँ, सुबह 4:30 से लेके रात 9 बजे तक। नॉर्मली प्रेयर होता था, जैसे होता है इसको, फिर ये करना, प्रेयर करना, साफ सफाई का काम करना, पढ़ने बैठना, फिर पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद स्कूल जाना, स्कूल जाने के आने के बाद थोड़ा सा नाश्ता करके फिर खेलना, फिर खेलने के बाद फिर से प्रेयर करना, फिर थोड़ा बहुत काम करना, फिर पढ़ाई करना, फिर सो जाना। वॉइस वाला था क्या? वॉइस। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। गजब सवाल कर रहे हैं। जो भी हो, देखो, तो मार्केट में सिचुएशन जो बना हुआ है, नहीं एक्चुअली मैं ये बात नहीं करता, उसने बोला कि इंडिया में इनोवेशन कम है, चाइना में ज्यादा है। अब चाइना में ये वर्क कल्चर, वो लोग, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, जापान का तो सबसे बेस्ट है। जापान का, चाइना और जापान में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है, चाइना लोगों को रूल करता है, जापान लोगों को फ्रीडम भी देता है, एंड दैट इज द वाई जापान और इनोवेटिव है। चाइना में तुम फ्री थिंकिंग नहीं कर सकते, जो चाइना का इतना सारा अच्छे अच्छे के अंदर भी एक प्रॉब्लम है, वहां पर फ्री थिंकिंग नहीं है। लेकिन जापान में फ्री थिंकिंग है। जैसे वो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक लाइन नहीं है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? नहीं सुने? चित्तो जेथा भय शून्य उच्चो जेथा शीर, बहुत फेमस पोएट्री है, सुनिए सर, इंग्लिश में भी है ये। एक्चुअली इसका पहले इंग्लिश ही था, बाद में इसका बंगाली हुआ है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर का कविता का ना, हम लोग का कल्चर कैसे सुनो मैं बताता हूँ।
स्पेशली अगर मैं बंगाल का बात करूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है। हम लोग अगर कुछ जानते हैं ना, जैसे मानो एक गाने का लाइन को अच्छे से सुर में गा के दिखावा करके देखो क्या अच्छा गाया। सर एक्चुअली गाए की अच्छा कितना हो वो तो सिंगर के केस में समझ में आता है, लेकिन एक नॉर्मल एरिया में तुम कितना अच्छा गा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम उस गान को कितना अच्छे से फील कर रहे हो अपने लाइफ में, और सोसाइटी उस चीज को कैसे समझ पा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो कितना सुर से गा रहा है, अरे भाई सुर बाद में, चलो यार सुर क्या करेगा, सुर सिंगर बनेगा कुछ काम आएगा, लेकिन नॉर्मल इंसान उस गाने से कुछ सीखे तो सही नहीं। पैसा का खुली करो ना क्या होता है हाँ, और उनके घर वहां पर फुटबॉल स्टेडियम भर जाएगा। हाँ, इंडिया अभी चाइना की कंपटीशन में नहीं है। उस चीज पे जैसे कॉमन क्रिएट, जैसे जो पॉलिसीज आया गवर्नमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से एक जैसे ट्रेंड चला है। और 25 साल और लगेगा, वही तो ऐसे, वही तो। क्योंकि अभी जाके कुछ पॉलिसी लिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। पॉलिसी लेना और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है, समय लगेगा सर, वेट करो। अब चलो ये सब डेविएट वाला बात से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मोटा मोटी मार्केट दिख रहा है यहाँ से कि 25,500-700 की तरफ ये जाएगा। आज तो जाने का चांसेस मुझे दिख नहीं रहा है, पर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कल तक तो ये जाएगा जरूर, ठीक है। लेकिन कल का मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल रेट कट होने वाला है। और कल मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या होगा, मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा, ठीक जैसे हमारे यहाँ पर बजट डे में हुआ था, अमेरिका का रेट कट को लेके वो लोग मीटिंग करेगा, एक एक बातों में माथा खराब होगा। कल रात को होगा शायद, हाँ, वो इम्पैक्ट हमारे यहाँ पर बाद में पड़ेगा। बुधवार होगा रेट कट, तो हमारे यहाँ पर बृहस्पतिवार हो सकता है, या फिर कल अमेरिकन मार्केट को देखते हुए हमारे यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट कल हो सकता है। आगे रात को थोड़ा कुछ बताओ ठीक है, देखो एक चीज तो मैंने यहाँ पर बोला था, अंडरटोन इज बुलिश, ठीक है, मैंने मार्केट का जो अंडरटोन है वो बुलिश है, इसमें अभी तक कोई बेरिशनेस नहीं है, ठीक है। अब बाकी देखते जाओ, समझते जाओ, मार्केट पे बने रहो, मौका कभी भी मिल सकता है। सर चलो कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, ऐसे रोज रोज ना सिर्फ मार्केट में बात करते करते टाइम बीत जाता है। अब मेरे को ना ये सब इधर उधर का क्वेश्चन मत पूछा कर, यही सब इधर ज्यादा दिक्कत है। मेरे को पूछेगा ना, मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ और फिर देरी हो जाता है। चलो हम लोग इंडिकेटर्स वगैरह पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग क्लास क्लास वॉल्यूम पढ़े थे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज में जाएंगे सर, इसका नाम है मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज को जानेंगे तो ही जाके हम लोग एमएसीडी समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे, एमएसीडी समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है एमएसीडी है, ठीक है, एमएसीडी क्रॉस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये ना मार्केट का एक बहुत फेमस इंडिकेटर है, ठीक है। इतना फेमस है कि सिर्फ एमएसीडी को या मूविंग एवरेज को जानते हुए तो मार्केट का मोमेंटम समझ सकते, ठीक है। लेकिन इसके लिए ना आपको मार्केट के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है, कि मार्केट में ये मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, इसको कैलकुलेट करने के पीछे क्या रीजंस होता है, और क्यों ये कैलकुलेट किया जाता है, और फिर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। ये सब स्टेप बाय स्टेप है, ज्यादा स्टेप जंप करना सही नहीं लगता मुझे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ, आप धीरे धीरे चलो और देखो कैसे ये मूविंग एवरेज काम करता है। मैं लास्ट दिन मूविंग एवरेज तो नहीं पढ़ाया था ना। अगर वॉल्यूम चलो, बस इसके साथ साथ बस उन लोगों को मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने कैंडल अभी तक नहीं पढ़ा, प्लीज एक बार कैंडल रिवाइज कर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि कैंडल के साथ ही आप मूविंग एवरेज को यूज कर सकते, ठीक है। जितना कैंडल मोटा मोटी इंपॉर्टेंट जो 10-15 कैंडल होता है सिंगल कैंडल्स पे और मल्टीपल कैंडल्स पे। सिंगल कैंडल्स में जैसे आप हरामी यूज कर लो, नहीं हरामी नहीं सॉरी, मारुबुजो यूज कर लो, स्पिनिंग टॉप यूज कर लो, दोजी यूज कर लो, पेपर अम्ब्रेला यूज कर लो, हैमर यूज कर लो, ठीक है। और मल्टीपल कैंडल्स में जैसे पॉपुलर में आपका हरामी हो गया, इंगल्फिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया, क्लाउड कवर हो गया, ठीक है, मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया। ये जितना कैंडल्स का मैं आप लोगों के साथ डिस्कस रिसेंटली एक बार किया, फिर बाद में करूंगा टेक्निकल क्लास में। हाँ, क्लाउड कवर ही तो, डार्क क्लाउड कवर, नॉर्मली सर पढ़ा हो, नॉर्मली पढ़ लिया। नॉर्मल पढ़ने से नहीं, पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल का कुछ नहीं है, हम नॉर्मल पढ़ते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे सर वो सब कुछ समझ में आता है, जैसे देखते थे
से ना काइंड ऑफ सर मेरे को ना लॉजिक जानना है सर, इसको मतलब प्रेशर कैसे काम करता है। हाँ तो वो मैं पढ़ाने के टाइम पे बोलता तो रहता हूँ, तुम पढ़ेगा नहीं तो कैसे सुनेगा उसे। बोल तो रहा हूँ कि उसको एक बार पढ़, उसको पढ़, फिर बाद में जब फिर से क्लास कराऊंगा फिर से कर लेना। नहीं इतना नहीं। सर क्लास में आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, क्लास में टाइम लगता है खुद से रिकॉर्ड करने में तो सारा टाइम। खुद से रिकॉर्ड तो मेरे से होता ही नहीं, टाइम कहाँ है। अच्छा मूविंग एवरेज देखिए सर, मूविंग एवरेज बेसिकली जो आप लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे वही मूविंग एवरेज है। माने बेसिकली पहले आप एवरेज ढूंढो, उसके बाद एवरेज को मूव कराओ। ठीक है, पहले एवरेज कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बोलते हैं कि भाई कुछ दोस्त मिल गए बीच साइड में, पी रहा है, सॉफ्ट या हार्ड नहीं पता, बस बोला है पी रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब टोटल 5 सिचुएशंस है इसमें, 1 2 3 4 5 दोस्त मिल गए, कुछ बॉटल पी रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स कितना पिया, ए ने 7 बॉटल पिया। तो थम्स अप भी हो सकता है, ऑरेंज जूस भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। आप लोग गंदा चीज क्यों सोच रहे हो। बंगाल अभी अल्कोहल में नंबर 1 हो गया है, दिल्ली को भी छोड़ दिया। ये है बंगाल का हालत। হ্যাঁ এই নাকি ভদ্র বাঙালি বুঝলেন। বিহার তো ছাড়ুন, ওরা তো লুকিয়ে লুকিয়ে করে, নিজেরা বন্ধ করে দিয়ে ডুপ্লিকেট করে ইনকাম করতো, ঝাড়খণ্ড থেকে পাচার করে। टी ने 6 बॉटल पिया, टी ने 3 बॉटल पिया, ई ने 8 बॉटल पिया, टोटल कितना पी लिया, 29 बॉटल्स पी लिया। ये बात नहीं, सीधा बैठ। अब 29 बॉटल पीने के बाद अगर कोई एक नया बंदा उधर जाते हैं और जाके देखता है कि टोटल 29 बॉटल्स पड़ा हुआ है बीच साइड में, और आपको पूछता है, मैंने आप मन ही मन में सोचते हो कि भाई इतना बॉटल्स पिया, 4-5 बंदा तो था, तो ऑन एन एवरेज कितना पिया, तो 29 को 5 से डिवाइड कर देगा, तो वो फिर हिसाब लगाएगा कि अप्रोक्स पर बंदा ने, पर पर्सन ने 5 से 6 बोतल पिया। अगर इसको कैलकुलेशन मैथमेटिकली देखा जाए तो बोला जा रहा है 5.8 बॉटल्स पर हेड। सर ये बेसिक एवरेज है, बच्चा लोग भी जानता है, लेकिन सर ये एवरेज कॉन्सेप्ट यहाँ पर मार्केट में कैसे काम करेगा। So the average in this case tells us roughly how many bottles each person had consumed, and there would be few of them who had consumed above and below average। अब उसमें से कोई है तो थोड़ा ज्यादा पिया है, कोई है थोड़ा कम पिया है ना। जैसे हम लोगों ने जानते हैं इधर कि पर्सन ई जो है वो 8 बॉटल बेवरेज पिया, और विच इज वे अबव द एवरेज, मैंने एवरेज कहाँ है 5.8, और ई जो है वो 8 बॉटल पिया, तो एवरेज से ज्यादा पिया। एक जन है 3 बॉटल पिया, एवरेज कितना है 5.8, और जो डी है वो 3 बॉटल पिया, जो एवरेज से काफी लो है। So which is way below the average 5.8 bottles. Therefore average is क्या है, average एक just estimations है, average कभी exactness नहीं बता सकता, किसी भी चीज का एवरेज कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, वो एक ट्रेंड बताया जा सकता है। बात को समझे, हम लोग भी मूविंग एवरेज लाइन को मार्केट में देखते हैं, तो एवरेज लाइन देखते हुए मार्केट में एग्जैक्टनेस तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक ट्रेंड जरूर कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मानो अगर हम इंडिया वर्ल्ड का पॉपुलेशन का हाइट मेजर करें वर्ल्ड का, अगर आप लोग थोड़ा बहुत वर्ल्ड को जानते हो, जो एशियंस होते हैं, एशियंस हम भी हैं, बट हम लोग नॉर्मली एशियन बोलने से ऐसा लगता है कि हम लोग एशियंस नहीं, वी आर ऑल्सो एशियंस। ठीक है, बट एशियन का जो कॉन्सेप्ट फॉरेनर लोग यूज करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, वो बेसिकली चाइना जापानीज इन लोगों को एशियंस बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को एशियंस बोलते हैं। ठीक है, और हम लोगों को बोलते हैं इंडियंस। ठीक है हम लोग को एशियंस नहीं बोलते, बाहर वाले लोग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग को पता है कि हमारा कॉन्टिनेंट एशिया है। ठीक है, लेकिन बाहर वाले लोग वेस्टर्न कंट्रीज एशियन बोलने से चाइनीज जापानीज इंडोनेशियन सिंगापुरियंस इन लोगों को समझते हैं। ठीक है, तो इंडिया खुद ही अपने आप में एक महादेश है, सब कॉन्टिनेंट बोलते थे इसलिए उपमहादेश। अगर आप वर्ल्ड का हाइट देखो, एवरेज जापानीज लंबा होता है कि नाटा होता है, नाटा होता है ना। चाइनीज ऑल्सो हाइट में छोटा होता है। इंडिया का एवरेज हाइट क्या है, ज्यादा है कि कम है, मैंने चाइनीज जितना नाटा है कि यूरोपियन जैसा लंबा लंबा है। हम लोग एवरेज है, यूरोपियन से कम है ना, यूरोप हमसे ज्यादा लंबा है, ये समझो। तो इससे एक चीज पता चला ना कि एवरेज हाइट कैसे देखा आपने, लेकिन क्या यूरोप में नटा लोग नहीं है क्या भारत में लंबा लोग नहीं है,
है, लेकिन अब जब किसी चीज का एवरेज कर रहे हो तो आपको एक ट्रेंड सेटिंग पता चल रहा है। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट, समझ में? थैंक यू सर। एग्जैक्टली, जब हम लोग मार्केट का एवरेज को देखते हैं तो हमें भी मार्केट का इस तरह का ट्रेंड समझ में आता है, बट उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। अब यहाँ पर आपको मैं मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट के एंगल से धीरे धीरे लेके जाऊंगा। से फॉर एग्जांपल, अब किसी एक स्टॉक का एवरेज देख रहे हो, इंडेक्स का भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्टॉक या इंडेक्स किसी का भी आप एवरेज पहले चूज करो। से फॉर एग्जांपल, आपके सामने आईटीसी का शेयर है। आईटीसी लास्ट 5 दिन किस पॉइंट में चला है, मैंने लास्ट 5 दिन में आईटीसी का शेयर कहाँ कहाँ था। तो यहाँ पर कुछ डेटा है, आप इसको आज के डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जब का डेटा है 14 जुलाई का डेटा, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, ये 2014 का डेटा है। क्लोजिंग प्राइस था आईटीसी का 14 जुलाई को 344.95, फिर 15th को हो गया 342.35, फिर 344, फिर 344.25, 5 पैसा में बढ़ा, फिर 344 में जाके 18 तारीख को क्लोज हुआ। पूरा एक हफ्ता का डेटा है, ठीक है सर। टोटल जो भी डेटा है टोटल करने से आपको लास्ट 5 दिन में इसका आईटीसी के टोटल क्लोजिंग प्राइस का टोटल मिलता है। इसको डिवाइडेड बाई 5 कर दो, आईटीसी का एवरेज प्राइस मिल जाएगा कि एवरेज में आईटीसी कहाँ मूवमेंट किया है। तो पता चल रहा है सर 343.95। तो अगर आप पूरे हफ्ते में, लेकिन इसके बीच में एक बार 345 में भी गया है, एक बार 342 में भी गया है, लेकिन ओवरऑल देखा जा रहा है कि आईटीसी का सिचुएशन 343 या 344 के बीच में, 344 प्रिसाइसली बोला जा सकता है अगर 5 पैसा को एडजस्ट किया जाए तो ना तो 342 हुआ ना तो 345 हुआ, कितना हो गया 344 हो गया। तो ये एवरेज से पता चला कि आईटीसी का एवरेज प्राइस लास्ट एक हफ्ता में क्या चला है। अगर आप इस तरह से किसी भी इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक का एवरेज सिचुएशंस को पता लगाते हो तो फिर आपको उसका रेंज का पता चल जाता है कि ये मोटा मोटी किस रेंज में। अब रेंज से वो ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा, उसके लिए तो ट्रिगर चाहिए। रेंज कैसे पता चला? आगे आगे बताते हैं, रुको। रेंज का पता मैंने ये 5 दिन में तुमको आईटीसी का रेंज नहीं पता चला कि आईटीसी लास्ट 5 दिन में किस रेंज में चला है। मैंने तुम ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो कि आईटीसी 342 में चला है, आईटीसी 345 में चला है। आप एवरेज में बोलोगे ना, तो एवरेज में कितने में चला है। तो ये जो आप लोग एवरेज ले रहे हैं, अगर हम परफेक्ट कितने डे का एवरेज देखें सही? सर उसका अलग अलग सिचुएशंस है, जितना शॉर्ट टर्म देखोगे उतना कम डेटा, जितना जितना लॉन्ग टर्म देखोगे आइडियल होता है। ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आप कितना माने कितना शॉर्ट पीरियड का डेटा देखना चाहते हो और कितना लॉन्ग पीरियड का देखना चाहते हो। और কোশ্চেনটা হচ্ছে কি, এই যে আমি এভারেজ প্রাইসটা বার করব, এটা ম্যাক্সিমাম কত দিনের বের করব, মানে কত দিনের এভারেজ দেখা উচিত। ও বলতে চাইছে কত দিনের এভারেজ দেখা উচিত, 1 সপ্তাহ দেখা উচিত, 2 সপ্তাহ দেখা উচিত, 120 দিনের দেখা উচিত, নাকি 1 বছরের দেখা উচিত, এটাও জিজ্ঞেস করছে। এটা ট্রেডের উপর নির্ভর করে কি ধরনের ট্রেড নাও। এটা ফুললি ডিপেন্ড করছে ও কি ধরনের ট্রেডার। মানে যদি আমি মানে 1 সপ্তাহের উপর বেস করে নেক্সট উইক কি হবে দেখতে চাই, তাহলে আমি অত পুরনো ডেটা নিয়ে কি করব। কিন্তু আমি যদি मोटा-मोटी आईटीसी होल्ड করে রাখতে চাই, सपोज मेरा इच्छा है कि मैं आईटीसी को अगला 1 साल के लिए होल्ड करूंगा या 6 महीने के लिए होल्ड करूंगा, तो मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म डेटा से चलूंगा कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म आईटीसी इस तरह का बिहेव किया है और आगे भी मुझे लग रहा है कि ये 6 महीना अगर होल्ड करता हूं तो आईटीसी लंबा जा सकता है। लेकिन मैं बस 1 हफ्ता के लिए आया हूँ, शॉर्ट टर्म बीटीएसटी करूंगा या फिर वीकली एक स्विंग ट्रेडिंग करके निकलूंगा, तो 1 हफ्ता में जितना दे सकता है वही चाहिए ना मुझे। अब उसके बीच में अगर कोई ट्रिगर आ जाए, मोमेंटम आ जाए, वो अलग बात। হ্যাঁ ওটাই হচ্ছে, প্রত্যেক দিনের ক্লোজিং প্রাইস অ্যাড হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। ওটা আপনি যে দেখতে হবে, আপনি যে পরের মধ্যে ট্রেড নেন ওটা ফলো দেখে বুঝছি। ঠিক আছে, প্রফিট এর বাইরে কি হবে ये पॉइंट को दे आपने। बट बेसिकली हर दिन का क्लोजिंग ही देखना है। क्लोजिंग इज मोस्ट सैक्रेड, ओपनिंग इज नॉट सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब है प्योर माना जाता है क्लोजिंग को, ठीक है। अब ये तो जस्ट मैं आपको बेसिक बताया, अब इसका बहुत सारा चीज आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चीजें समझना है।
सब कुछ मार्केट में बना के दे देगा आपको, यू जस्ट नीड टू यूज दिस, आपको कुछ नहीं करना, आप रुको तो सही, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीछे का साइकोलॉजी क्या है ना, कि हम क्यों एवरेज करेंगे, एवरेज करके हमें क्या मिलेगा, ये पता करो। आपको एक्चुअली इतना मेहनत कुछ नहीं करना है, ना तो एक्सेल शीट बनाना है, कुछ बनाना है। हाँ चाहो तो कोई बना के रख सकता है प्लानिंग के लिए। नाउ कॉन्सेप्ट इज दिस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मूविंग एवरेज। क्या पढ़ रहे हैं, मूविंग एवरेज, सिर्फ एवरेज नहीं, मूविंग एवरेज। नाउ एवरेज मूव करता है, कैसे मूव करता है, इसका कैरेक्टर समझो। कंसिडर ए सिचुएशंस वेयर यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ मेरिको लिमिटेड। ये भी एक कंपनी है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है। मेरिको लिमिटेड लास्ट 5 दिन का डेटा दिया है। 21 तारीख को 239, 22 तारीख 240, 23 तारीख 241, 242, 247, टोटल 1212 आ रहा है। इसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से और हमें मिल रहा है 242.5। तो ये एवरेज ही हुआ, मूविंग नहीं। अब इसको हम लोग मूविंग में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सर, मूविंग कैसे बनेगा। द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ मेरिको ओवर द लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन कितना बना, 242.5, जो हम लोग यहाँ पर एवरेज करके निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चीज को समझेंगे, यहीं पर थोड़ा ट्रिक्स है। मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, जैसे मानो ये जो डेट दिया गया है, ये डेट दिया गया है सर, लास्ट जो डेटा है वो 25 तारीख का है, 25 जुलाई का, ठीक है, माने जो भी उस टाइम पे चल रहा है। 25 जुलाई के बाद नेक्स्ट डेट आ रहा है सर 28 को। सर क्यों, सर बीच में 26, 27 सैटरडे संडे, ये हर हफ्ता होता है सर। तो सैटरडे 26, 27 सैटरडे संडे होने के कारण हम लोग यहाँ पर 28 को जाएंगे एंड वी हैव ए न्यू डेटा पॉइंट। तो जब हम लोग 28 को मूविंग फॉरवर्ड करेंगे तो हमें डेटा पॉइंट न्यू मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट नाउ द न्यू लेटेस्ट 5 डेज क्या होगा, मैंने एक्चुअली 21 से 25 ये जो डेटा पॉइंट्स था, अब हम लोग जब 28 का कैलकुलेट करेंगे तो इस बार क्या करेंगे, ये जो 21 था ना सर, इसको इग्नोर कर दें। इसको इग्नोर करके हम लोग अभी नेक्स्ट जो डेटा पॉइंट कैलकुलेट करेंगे एवरी वीक का अगर कर रहे हैं तो 22 से 28 का करेंगे। फिर नेक्स्ट में 22 को इग्नोर कर देंगे, 23 से जो नेक्स्ट डेटा पॉइंट्स आएगा, लाइक अगर 28 फ्राइडे है तो फिर सैटरडे संडे अगर 29, अच्छा 26, 27 सैटरडे संडे है तो 28 तो मंडे हो रहा है ना, तो इसके बाद हम लोग 22 से 28 करेंगे, फिर इसके बाद 23 से 29 का करेंगे। सैटरडे संडे होगा तो उसको इग्नोर करना क्योंकि उसका तो कोई डेटा पॉइंट नहीं होगा। एक्चुअली क्या हो रहा है सर, हम लोग जैसे जैसे एवरेज कर रहे हैं, हर 5-5 दिन या हर जो भी आपके सामने है, 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, हर बार हम एक एक डेट को इग्नोर कर रहे हैं और उसके जगह एक न्यू डेट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मैंने पहले अगर 21 से 25 का आपने एवरेज निकाला, अब नेक्स्ट आपने 22 से 28 का निकाले, फिर 23 से 29 का निकालेंगे। एक एक डेटा पॉइंट पीछे जाएगा और एक एक डेटा पॉइंट ऐड होता जाएगा। मैंने सामने वाला ऐड होगा, पीछे वाला गायब होगा। हाँ डिवाइड 5 ही रहेगा, डिवाइड में प्रॉब्लम नहीं है, बट डेटा पॉइंट चेंज हो जाएगा। বুঝাচ্ছি দেখো, তুমি 21 থেকে 25 দেখলে তো, 21 থেকে 25 এর যে ডেটাগুলো সেখানে প্রথমে 21 ছিল, এটা দেখো 21 থেকে 25, ঠিক আছে, তাহলে 21 থেকে 25 এ 21 এর ডেটা আছে, 25 এর ডেটা আছে, সেটাকে টোটাল করে কত এসেছে 1200, 1212.3। इसको डिवाइडेड बाय क्या किया गया है 5, क्योंकि हमें तो 5 का ही एवरेज करना है, 5 दिन का हिसाब है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो क्या हो गया, हमें 22 से 28 का डेटा पॉइंट्स मिला, 21 को मुझे इग्नोर करना है। तो जैसे मैं 22 से 28 का किया, मेरा टोटल कितना आ रहा है 1223.3। इसको फिर से मैं 5 से डिवाइड करूं, मेरा एवरेज कितना हो गया 244.66। पहले वाला केस में मेरा एवरेज कितना था 242.5। तो 21 से 25 का एवरेज और 22 से 28 का एवरेज सेम है क्या, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। तो क्या हो गया, एवरेज मूव कर रहा है, एवरेज मूव कर रहा है, एवरेज मूव कर रहा है, कुछ समझे सर। अब आप হ্যাঁ এটাই মুভিং এভারেজ। अब এখানে অনেক কিছু ঘটনা ঘটবে,
अब ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा करके मार्केट को क्या मिलता है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट समझना। Hence the average closing price of Marico over the last 5 trading session हो गया आपका 244.66. As you can see, we have included the latest. आपने देखा कि हम लोग लेटेस्ट डेटा को ऐड कर रहे हैं और ओल्डेस्ट डेटा को डिस्कार्ड कर रहे हैं, मैंने हटा रहे हैं। तो कैलकुलेट 5 डे एवरेज ऑन 29, मैंने जब हम लोग 29 तारीख को करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 29 को ऐड करेंगे और 22 को हटा के 23 को इंक्लूड करेंगे, चलता जाएंगे। तो वी आर एसेंशियली मूविंग द लेटेस्ट डेटा पॉइंट एंड डिस्कार्डिंग द ओल्डेस्ट डेटा। न्यू डेटा को ऐड करते जाएंगे और पुराने डेटा को हटाते जाएंगे एंड कैलकुलेट करेंगे हमेशा 5 दिन का। सर कोई बोलेगा सर हमें 5 दिन का नहीं करना है, 10 दिन का करना है, तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मूविंग एवरेज, एंड ये मूविंग एवरेज बहुत पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स है। इसका मेन जो बेस है वो ये। अब इस बेस को हमें अप्लाई करना है मार्केट में। कैसे करना है, क्यों करना है, और ये मूविंग एवरेज ना सिर्फ एक वाक्य से नहीं है। अगर आप यहाँ पर लिखोगे, मैं दिखा रहा हूं आपको इंडिकेटर्स में जाके, अब लिखो मूविंग, देखो सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर कितना सारा बात करके रखा है। सर इतना सारा यूज करना है क्या? नहीं, कोई इम्प्रोवाइज कर सकता है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ मूविंग एवरेज, एडेप्टिव, डबल, हैमिंग, मल्टीपल, ट्रिपल, ओनली मूविंग एवरेज, बहुत कुछ दिया है। इसमें और भी एक चीज आते हैं जो बहुत पॉपुलर है। देखो मार्केट में इंडिकेटर्स बहुत कुछ कंपनी बना के देता है, लेकिन सारा यूज नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं नहीं दिया है तो करना है, अरे नहीं। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा ईएमए क्रॉस बहुत यूज होता है, चलिए भाई क्या हाँ बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज सिखाऊंगा सर। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना प्योर मैथ्स है, हम लोग प्योर मैथ्स में नहीं जाएंगे, यूज करना सीखिए। ईएमए क्रॉस, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, डबल ईएमए, ट्रिपल ईएमए, एमए विद ईएमए यानी मूविंग एवरेज विद ईएमए क्रॉस, बहुत तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। बट सर इतना सारा करना है क्या? बार बार बोल रहे हैं सर, दिया है, ये एक प्लेटफॉर्म, ये हजारों चीज कैलकुलेट करके एक प्रोग्राम करके रखा है, आपको सारे के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। बेसिक चीजें जान लो, एनफ होता है मार्केट से कमाने के लिए। कि अभी पूरा कुछ जाना ही नहीं, फिर भी मार्केट से इनकम करना कैसे होता है पता चल गया है, ठीक है। तो जब ये सब चीज इम्प्रोवाइज करना सीख जाओगे, मार्केट से रेगुलराइज ऑटोमेटिक हो जाए। और अगर फिर उसके बाद अगर किसी को रिसर्च डेवलपमेंट करते रहना है, क्योंकि मार्केट तो कोई 1-2 दिन का चीज नहीं है, जब तक जियो तब तक, ठीक है। मैंने इंसान लाइफ लॉन्ग बिता देगा, फिर भी वो बोलेगा कि हमें अभी भी लगता है कि ये चीज नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा चीजें आप बैठे बैठे करते रहना और अपना बाल पकाता रहना, ठीक है। लेकिन सर चीजों को समझे, मैं आपको थोड़ा झलक दिखाया, ठीक है। अब झलक देखने से नहीं होगा, सीखना होगा। झलक दिखला आजा, गाना सुना है? एक बार आजा आजा, नहीं नहीं आना है। अच्छा, तो मूविंग एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड ऑन एनी टाइम फ्रेम। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है कि इन द अबव एग्जांपल द कैलकुलेशन ऑफ मूविंग एवरेज इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस। पॉइंट टू बी नोटेड सर, कोई कोई लोग बोलेगा सर हम एवरेज ओपनिंग का करेंगे, कर सकते हो, कोई मना नहीं है। बट दिस इज अ मार्केट प्रैक्टिस कि ऑलवेज क्लोजिंग प्राइस में ही किया जाता है। दैट मीन्स क्यों? क्योंकि एक्चुअली देखो हम लोग ना जब डेली मार्केट खुलते हैं तो सबसे पहले ना आज का ओपन क्या है ये नहीं देखते, कल का क्लोज क्या है वो पहले देखते हैं। हाँ, दिल पे लग गया बात। आज का ओपन क्या हुआ है या क्या होगा वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि कल कहाँ क्लोज हुआ था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कल का क्लोज ही है जो आज का ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा है। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, हम लोग जो लोग फाइनेंस के हैं, अकाउंट्स में भी हम लोग काम करते हैं ना, तो अकाउंट्स जब सिखाते हैं उस टाइम पे भी, जब बैलेंस शीट रेडी होता है, इस साल का जो क्लोजिंग अमाउंट होते हैं वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग अकाउंट होता है। एवरी मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस होता है, जो अकाउंट बैलेंस होते हैं, उसी को नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग करके लिया जाता है। हम लोग अकाउंटिंग के भाषा में उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग सब कॉमर्स के नहीं,
लेकिन ये जो ओपनिंग को क्लोजिंग में लेके जाना और फिर क्लोजिंग से ओपनिंग में आना, ये एक फाइनेंशियल प्रैक्टिस है, और क्लोजिंग प्राइस इज ऑलवेज वेरी, ठीक है। ऐसे आप चाहो तो मूविंग एवरेज कैलकुलेटेड यूजिंग अदर पैरामीटर, जैसे कि हाई का सिर्फ टोटल करो, लो का करो, ओपन का करो। However, the closing price used mostly by the traders and investors at it reflect the price at which the market finally settles. क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट जिस दाम पे सेटल डाउन हुआ है ना, वही मार्केट को सबसे सैक्रेड लगता है, क्योंकि तभी ना उसी दाम पे सेटल हुआ है। नहीं तो सेटल क्यों होता? क्योंकि मार्केट जो करेगा, मार्केट सबसे बॉस है, यूनिवर्स बॉस है, मार्केट के ऊपर हम लोग नहीं है। मार्केट के साथ चलो या तो मार्केट के एडजस्टमेंट चलो, आप मार्केट के ऊपर जाके कुछ नहीं करना। मार्केट इज एवरीथिंग। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये बाद में। आप क्यों नहीं समझ पाए वो देखो, कि मार्केट क्या कर दिया, आप क्यों नहीं कर पाए। बहुत बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि नहीं मार्केट तो अलग ही खेल खेल रहा है, ये हम लोगों से कुछ भी अलग अनफ शनाफ कर रहा है। अनफ शनाफ कुछ नहीं है, मार्केट जो करता है सही करता है। जिस दिन मन हुआ मार्केट उठा देता है, जिस दिन मन हुआ मार्केट गिरा देता है, जिस दिन मन हुआ मार्केट साइडवेज रहता है। यू हैव टू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ साइकिल। आप ये मत पूछो मार्केट क्यों कर रहा है। गलत बोल रहा हूँ क्या? मार्केट में क्वेश्चन क्यों करोगे आप? जिस दिन इंडियन मार्केट, जैसे हम लोग देखे सर, इंडियन मार्केट में मुझे याद है बजट दिन में हम लोग क्लास कर रहे थे। बजट के दिन ऐसा ऐसा स्लोगन आया, माने ऐसे ऐसे पॉलिसी आया, मार्केट को बहुत खराब लगा और क्रैश किया था मार्केट। ठीक है, फिर सब नेगेटिव छा गया था, देखो सर मार्केट बर्बाद हो जाएगा, है ना। बट मैंने ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोला था कि मार्केट बर्बाद हो जाएगा, अगर आप लोगों को याद है तो। जब एसटीडी बढ़ाया, सब बोला मार्केट बर्बाद होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मार्केट बर्बाद होगा। जब कैपिटल गेन रेट बढ़ाया, सब बोला मार्केट बर्बाद हो जाएगा, मैंने नहीं बोला था मार्केट बर्बाद हो जाएगा। क्यों? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मैंने ना बोल के क्या एकदम तीर मार, ऐसा नहीं बोलना चाहता। एक्चुअली मुझे धीरे धीरे ना ये मार्केट के लोगों को साइकोलॉजी समझ में आ रहा है, ठीक है। और इंडियन मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, इनका दिमाग को भी मैं धीरे धीरे रीड करना चालू किया। इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े लोग फेलियर हो जा रहे हैं सर, जिनका बाल पक गया है ट्रेडिंग करते करते, उम्र बीत गया है, वो भी फेलियर हो रहा है। क्या है ना कि तुम देखो ना, उसके बाद मार्केट फिर से कॉन्सोलिडेट किया ना, इतना नेगेटिव सिचुएशंस के बाद भी, सीतारमन जी के ऊपर गुस्सा करने के बाद भी, फिर भी ट्रेंड किया ना, ठीक है। क्योंकि ना मार्केट ना धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। पहले का मार्केट इतना मैच्योर नहीं था, और जब भी ऐसा कुछ होता था मार्केट क्रैश कर जाता था, फिर उठने का नाम नहीं लेता था या फिर बहुत देरी करता था। अभी मार्केट इस सिचुएशन के साथ साथ एडेप्टेबिलिटी बढ़ा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मार्केट है वो जो करता है उसे आप देखते जाओ। जैसे कभी कभी कोई बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, यस आई अंडरस्टैंड, मार्केट सीरियसली ओवर वैल्यूड है एकदम। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो मार्केट 15-20% में हाई चल रहा है, मार्केट को 15% डाउन होना चाहिए, बट नहीं होगा डाउन, क्या कर सकते जब तक चलेगा। हाँ, कोई अगर मानो अमेरिका मार्केट क्रैश करता है तो इंडियन मार्केट क्रैश करेगा। आप एक्चुअली लोग डर रहे हैं, लेकिन डरते डरते मार्केट तो ऊपर जा रहा है ना। सर एक और जैसे मेरा क्वेश्चन है इसके ऊपर चाहिएगा। जैसे मार्केट में जैसे स्टॉक को क्यों लाया गया मार्केट, जैसे स्टॉक जो शेयर मार्केट है, ठीक है, उसको मतलब उसका जरूरत क्या था जैसे एक समय, कि कैसे मतलब क्यों बड़े लोग मतलब इसको बनाए और क्यों इसको फॉर्म किया गया, क्यों इसको और इसको इसका बेसिक ये मार्केट बनाने का क्या कारण क्या था, ये बेसिक क्वेश्चन है सर। इसका इतना सिंपल समझिए, मार्केट को बनाने का मेन पर्पस है कि मार्केट बेसिकली सिंपल है, ये पैसा सोर्स करने का जगह है, ठीक है। तो जैसे हम कंपनी में शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है। अगर मार्केट ना होता तो फिर ये जो तेरा ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये क्यों आया मार्केट में, ये इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस का मार्केट है। मार्केट अगर प्राइवेटली चलेगा तो कुछ ही चंद लोग मार्केट को पैसा, उस कंपनी को पैसा दे पाएगा। प्राइवेट कंपनी का रूल है कि मैक्सिमम 200 लोग एक प्राइवेट कंपनी बना सकता है, उससे ज्यादा लोगों से पैसा मांग के बिजनेस नहीं हो सकता प्राइवेट के केस में। मैक्सिमम 200, मिनिमम 2। वही चीज अगर तुम पब्लिक हो जाओगे, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होके, तो मिनिमम कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर का जरूरत है, लेकिन मैक्सिमम अनलिमिटेड लोगों से पैसा मांग सकते, जो दे उससे उठा दो पैसा। तो जितना पैसा मिलेगा मार्केट में ग्रोथ मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, यही पर्पस है स्टॉक मार्केट का। और इसके बीच में ट्रेडिंग
उसका एक बाई प्रोडक्ट है। ट्रेडिंग मेन प्रोडक्ट कभी नहीं था। ट्रेडिंग क्या है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट समझते हो? एक मेन चीज करते कि है, जैसे गाय रखा है दूध खाने के लिए, गोबर पाने के लिए नहीं ना। तो गोबर का भी तो काम हो रहा है ना, बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोल बनाने के लिए, डीजल पाने के लिए मिट्टी के नीचे छेद किया था, बाद में केरोसिन मिल गया, गैसोलीन मिल गया, सीएनजी मिल गया, बाई प्रोडक्ट्स। समझे? कुछ कुछ नहीं समझे? ठीक है। हाँ বলছে कि যদি পেয়ে যাবে তো কিসমত খুলে যাবে। পাকিস্তানে করাচির সামনে নাকি তেলের খনি আছে। পেলে ওদের চিন্তা হচ্ছে কমসে কম মানে ওটা খুঁজতে গেলে 5 বিলিয়নের টাকার দরকার, 5 থেকে 10 বিলিয়ন। করেছে বলতে ওরা পারবে না, চায়না চায়না নেবে। एक समय में सिर्फ पाकिस्तान में गैस गैस वो मिला था, तब उसको ऐसा ही नहीं यूज किया कि हम उसको गैस में यूज करके पेस्टिसाइड बनाए, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करें। उसको क्या है, आम पब्लिक को यूज करने को दे दिया, तो इसका वजह से उसका रिजल्ट भी खत्म हो गया और कुछ काम का काम भी नहीं। पाकिस्तान बेवकूफ वजह से। এই শোনো শোনো, तुम लोग आगे देखो। ন্যাচারাল গ্যাস অশোকনগরে অনেক বড় ইয়ে আছে, সরকার অনেক খরচা করছে। देखो देखो सर, तो फिर मूविंग एवरेज का क्या हुआ? इस तरह से हम लोग मूविंग एवरेज जैसे जैसे मिलता रहेगा, हर 5-5 दिन या हर 10-10 दिन हम लोग मूव करते जाएंगे। तो ये कैलकुलेशंस करके क्या मिलता है, अब यहाँ पर मूविंग एवरेज ना डिफरेंट टाइम फ्रेम में होता है। जो क्वेश्चन अभी पूछ रहा था मुझे प्रिंस, ठीक है, ऋतिक बोल रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी टाइम फ्रेम। आप मिनट बाय मिनट कर सकते हो, आप आवरली बेसिस में कर सकते हो, आप ईयरली बेसिस में कर सकते हो। अब जो टाइम फ्रेम पर मिनट का क्लोजिंग लेके करो, ठीक है, पर 5 मिनट का क्लोजिंग लेके करो, पर 15 मिनट का क्लोजिंग लेके करो, पर 1 घंटे का क्लोजिंग लेके करो, पर डे का क्लोजिंग लेके करो, जैसा मर्जी वैसा करो। बात समझ में आया? क्योंकि आप जैसे ट्रेडर हो उसके हिसाब से आप करोगे ना। तो एनी टाइम फ्रेम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम चार्टिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आप अगर कैसे ट्रेडर हो उस पर। मैं आगे आगे बताऊंगा कि किस ट्रेडर को कैसे यूज करना चाहिए। यहाँ पर देखो, इसको एक्सेल शीट में भी बनाया जाता है। यहाँ पर देखो 1 जन, 2 जन, 3 जन, 6 जन, 7 जन, कितना दिन का डेटा है? 1 2 3 4 5। ये 5 दिन का टोटल करके 8 जनवरी को इसका एक टोटल मिल गया। फिर 8 जनवरी में इसका 5 दिन का एवरेज करके आ गया। फिर 8 9 10 13 14 करके फिर ये 7 गायब हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर D3 से D7 का लिया गया और उसका एवरेज कैलकुलेट किया गया। फिर D4 से D8 को लिया गया, फिर उसका एवरेज कैलकुलेट किया गया। फिर इस तरह से D5 से D9 तक लिया गया, फिर उसका एवरेज कैलकुलेट किया गया। देख पा रहे हो? ये एक्सेल शीट में डाल दे सकते। इस तरह से आप जितना जरूरत होगा उस हिसाब से लंबा लंबा टाइम फ्रेम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इतना करने का जरूरत नहीं। तो एज इट इज एविडेंट, लेकिन अगर कोई चाहे इस तरह से अपने हिसाब से, कोई स्टॉक लोग करता है, कैसे करते हैं, जो रिसर्च करता है ना, सपोज तुमको लग रहा है कि तुम किसी शेयर में लॉन्ग रन के लिए एक प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे मानो बहुत दिन से मैं लोगों को HDFC में बोला था, पेटीएम में बोला था, ठीक है, या फिर और भी शेयर्स के बारे में बात होता है। मैं बोला बहुत बार, मैं बोलता हूँ कि देखो, वॉच करो, ठीक है। तो वॉच करना मैंने क्या, वॉच करना मैंने आप उस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस को कलेक्ट करो, करके देखो कि लास्ट 20 दिन में, लास्ट 30 दिन में, लास्ट 6 महीने में वो कैसे बिहेव किया है, उसका एवरेज प्राइस पॉइंट क्या रहा है, क्या मार्केट में कोई अपकमिंग इवेंट्स है जो उस पर्टिकुलर शेयर को ट्रिगर कर सकता है। सर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए रेडी भी तो रहना चाहिए, नहीं समझे? तो अपॉर्चुनिटी पाने के लिए रेडी होने का भी कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से एवरेज पॉइंट से कैलकुलेट करके रख सकते हो। इससे आपको स्टॉक का मोमेंटम का पता चलेगा और अपकमिंग इवेंट्स या ट्रिगर्स अगर कुछ मिल जाए तो आपको मोमेंटम मिलेगा और पैसा कमा लोगे। जैसे उस दिन मुझे पूछा कि सर HDFC बैंक के बारे में पूछा, मैंने भी क्लास में बोला, ठीक है। और जैसे ही क्लास खत्म हुआ, पप्पू मेरे को ऑनलाइन में पूछ रहा था, फिर मुझे मैसेज किया, ठीक है, कि सर क्या करे, बोलिए HDFC खरीदे। तो मैं उसको तुरंत लिखा, हाँ खरीद लो।
इवन उसने मुझे पूछा फ्यूचर ऑप्शंस, हमने हाँ फ्यूचर ऑप्शंस भी कर सकते हैं। लास्ट 3 दिन 23 पॉइंट मिले थे। ठीक है, अब अगर अगर वो उस दिन कर लेता तो उसका अप्रोक्स 20,000 का इनकम था एक लॉट। कल भी आज तक क्योंकि किया दिन कल भी मोमेंटम है बट कल वोलेटिलिटी है, कल भी कल वोलेटिलिटी है। लास्ट दिन जो था वो वोलेटाइल नहीं था, वो एक तरफा था। अब इस चीज में सबसे पहले आता है सर सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, आपको सिंपल पहले समझना है, फिर जाके एक्सपोनेंशियल समझ पाओ। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल का काम ज्यादा है, बट सिंपल के बिना एक्सपोनेंशियल समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए सिंपल पहले समझना जरूरी। As it is evident, the moving average changes as and when the closing price changes. Moving average कैसे change होता है? जब जब closing price change। As calculated above, a moving average is called simple moving average. जब हम लोग जो भी हम लोग कैलकुलेट किए actually simple moving average. Since we are calculating it as per the latest 5 दिन का डेटा, it is called referred to as 5 day SMA. जैसे अभी मेरे को पूछा प्रिंस ने कि सर क्या करें, 5 दिन का देखे। क्यों सर, आप 10 का करो ना, 50 का करो ना, 100 का करो, 200 दिन का करो। ठीक है, देन ज्वाइन टू द फॉर्म स्मूथ कर्विंग लाइन, फिर उसको ज्वाइन करके एक स्मूथ कर्विंग लाइन बनाओ जिसको हम लोग मूविंग एवरेज लाइन बोलेंगे। एंड इट कंटिन्यूज टू मूव एज द टाइम प्रोग्रेस, और ये मूविंग एवरेज लाइन तब तक मूव करता रहता है जैसे जैसे क्लोजिंग प्राइस चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पर एसीसी सीमेंट पे एक क्लोजिंग प्राइस को इस तरह से एवरेज बना के डाला गया। लुक एट सर, ये एसीसी सीमेंट यहाँ पर दाम चल रहा था 1133 समथिंग का। ठीक है, और आप इसको एकदम बीच में अगर देखो, ये जो इसको मैं थोड़ा सा रेड कर रहा हूं, मैंने लास्ट ये जितना दिन का भी डेटा पॉइंट्स यहाँ पर लिया गया है, इसमें एवरेज, इसका एवरेज प्राइस क्या रहा है, यही चीज यहाँ पर बताना चाहता है। तो अगर एवरेज प्राइस पॉइंट से, जैसे मानो ये जो लाल लाइन मैंने ड्रॉ किया, जहां जहां से इसका एवरेज लाइन गुजरा है, करेंट मार्केट उसके एवरेज पॉइंट से, करंट कैंडल अपने एवरेज लाइन से क्या है, नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है ना सर, इसका मतलब एक ट्रेंड में बना हुआ है। ये कैंडलটা কোথায় আছে? লাস্ট ক্যান্ডেলটা দেখো, লাস্ট ক্যান্ডেলটা যেখানে আছে এভারেজ লাইন তার নিচে আছে। লাস্ট ক্যান্ডেল যেখানে আছে ওটা এভারেজ লাইনের উপরে আছে, তার মানে এভারেজ প্রাইসের থেকে বেশি দামে মোমেন্টাম নিয়েছে, তার মানে নিশ্চয়ই কোনো ট্রিগার পয়েন্ট আছে, তবেই মোমেন্টামটা ওইরকম হয়েছে, नहीं तो ऐसा नहीं होता। हाँ, यहाँ पर हुआ था पर वो सस्टेन नहीं कर पाए, हो सकता है। कैंडल के साथ वो अलाइन होना चाहिए। हाँ, मैंने बेसिकली वो अपने एवरेज पॉइंट से ऊपर या नीचे जाएगा चांस बढ़ता है। तो हम लोगों का प्रॉफिट या लॉस कब होता है? ऊपर या नीचे जाने में। जैसे नॉर्मली अगर हम बायर बनते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाए, तो अगर ये एवरेज पॉइंट को क्रॉस करके ब्रेकआउट देगा तभी तो आपका फायदा। तो ब्रेकआउट सिचुएशंस भी आप एवरेज लाइन से पता कर सकते हो, अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आप उसमें बायर बन सकते हो। तो so what does the moving average indicator and how to use it? There are many moving average applications and shortly मैं आपको धीरे धीरे सारा बात करूंगा। जैसे कि एक्चुअली इसका मेन यूज आपको मैं समझा पाऊंगा जब आपको मैं एक्सपोनेंशियल बताऊंगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो कैलकुलेशन है वो ट्रिकी है, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। सर ट्रिकी है बोल के छोड़ दिए, नहीं सर, एक्चुअली ये प्योर मैथ्स का एरिया है, हमें यहाँ पर इतना जरूरत नहीं है। बट इतना समझ लो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से ही जनरेट होता है। 5 দিনেরও পড়তে পারেন, 10 দিনেরও পড়তে পারেন। হ্যাঁ, এটা এটা 5 দিনের আছে, এটা আপনি যে কোনো একটা জায়গাতে লাগান না। সে ফর एग्जांपल अगर मैं ये निफ्टी में लगा, तो निफ्टी का करंट मूविंग एवरेज लाइन, ये जो करंट पॉइंट है ये मूविंग एवरेज से नीचे है। अच्छा, ये 1 मिनट के हिसाब से, इसका मतलब ये नीचे है और यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, एक हरामी पैटर्न बना रहा है ना।
तो 1 मिनट के हिसाब से ये हरामी पैटर्न बना रहा है और साथ में ये मूविंग एवरेज पॉइंट से भी नीचे है, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर ये हरामी पैटर्न बना रहा है तो ये क्या ट्रिगर कर रहा है कि बुलिशनेस क्रिएट होने वाला है। अगर मानो ये लगातार ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल बना था, ठीक है, मानो इसके अंदर और रेड कैंडल होता और एवरेज लाइन से नीचे है, तो इसका मतलब है मोमेंटम नेगेटिव साइड में। लेकिन ये 1 मिनट में है, तो 1 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, ठीक है। इसको तुम अगर 1 आवर में देखो, देखो सर, करंट मार्केट अपने एवरेज से ऊपर है, दैट मींस मार्केट बुलिश सिचुएशंस पे चल रहा है, और वो हमें पता भी है कि मार्केट बुलिश में ही चल रहा है ना। इसको तुम डे वाइज देखो, उसमें भी तुमको बुलिश ही मिलेगा, गारंटी। जैसे वो ऊपर जा रहा है तो हाँ, ये कैंडल जब बनाया, ये कैंडल में ही बता दे रहा है कि भाई मोमेंटम बुलिश है। बोलो 1 आवर का चार्ट खोलेंगे, वहाँ पे अभी फिलहाल एक्यूमुलेशन फेज है। हाँ ये एक्यूमुलेशन फेज है, मैंने बेसिकली यहाँ से ऊपर या नीचे कहाँ जाएगा पता नहीं। यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा पता नहीं, बट पता है, क्या पता है, ट्रिगर। तो मैक्सिमम चांस मार्केट कुछ ज्यादा ही एवरेज पॉइंट से, देखो यहाँ पर जो ये सिचुएशंस बना है, ये तो एवरेज लाइन को छोड़ छाड़ के भाग के बना है, ये जो 12 तारीख को बना है। एक्चुअली देखा जाए तो इसका एवरेज पॉइंट तो 25,000 के आसपास में है, ठीक है। बाद में जो बना है, ये जो लास्ट 2-3 दिन में बना है, ये प्योरली रेट कट इम्पैक्ट है, और तो कुछ इम्पैक्ट नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो पूरा छोड़ छाड़ के भागा है। अभी जो बन रहा है सिचुएशंस, ये बुलिश सिचुएशन ही बना हुआ है। अब ये बुलिश मोमेंटम बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा, ये फुल्ली डिपेंड करता है कल के रेट कट सिचुएशंस के ऊपर। तो बात ये है कि बहुत ज्यादा ओवर हाइट हो गया है। हाँ ओवर हाइप्ड है सब ज्यादा तो सस्टेन नहीं करेंगे। सर, अगर मार्केट अच्छा है क्यों नहीं सस्टेन करेगा? अगर मार्केट को रेट कट सिचुएशंस, इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए अच्छा बनता है तो क्यों नहीं सस्टेन करेगा? तब ये मार्केट 26,000 चला जाएगा, ऑब्वियसली न्यू रेंज बनाएगा, क्योंकि न्यू ट्रिगर, न्यू इवेंट, न्यू पॉजिटिविटी। अगर नेगेटिव होगा तो नीचे गिरेगा, इसलिए डे बाय डे अपडेशन बहुत जरूरी है। बोलो बोलो। सर अगर मान लीजिए कि आज बोला गया कि 0.5% में रेट कट है, बट कल 0.2 में कर दे, 0.5 जो बोलेगा वही करेगा। तो अगर कम रेट कट करे तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं सर, 0.25 करेगा इतना तो पहले ही बोल दिया था। ज्यादा करेगा तो पॉजिटिव, ज्यादा करेगा तो ये पॉजिटिविटी है, और वो मार्केट में थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव एंगल से लिया जाएगा। 0.25 श्योर है, लेकिन इतना तो मिनिमम करना ही है। 0.25 थोड़ी हाँ नॉर्मली 0.25 रेंज वाइज 0.5 এর পরে 0.75 এরকম ভাবে নরমালি যায়। 0.25 तो होगा ही होगा। अब 0.25 को मार्केट किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है, जो बेसिकली फाइनेंशियल का जो फ्लो जिनके हाथ में है, वो कैसे इस चीज को ले रहा है, इसके ऊपर बाकी खेल डिपेंड करता है। 0.25 तो एक्सेप्ट वो लोग कर लेगा, क्योंकि जितना भी रेट कट करे फाइनेंशियल मार्केट विल हैप्पी विद दैट। बट अगर ज्यादा करने से वो ज्यादा हैप्पी होगा, क्योंकि पैसा का फ्लो ज्यादा होगा ना। लेकिन साथ में एक छोटा सा चीज का मैंने साउंड कर रहा है कि ज्यादा रेट कट करना एग्रेसिव सिचुएशंस है, और एग्रेसिव सिचुएशंस का मतलब है कि इतना, इसका मतलब लास्ट 4 साल में अमेरिकन इकोनॉमी इतना खराब हुआ है कि इतना एग्रेसिव डिसीजन लेना पड़ रहा है। किसी भी चीज में एग्रेसिव डिसीजंस माने क्या, बहुत ही এটা সবারই হয়, আমাদেরও তাই। হ্যাঁ আমাদেরও আরবিআই রেট কাট করবে, এরা রেট কাট করবে না 3 মাস পর আমাদেরও হবে। আই থিঙ্ক নেক্সট কোয়ার্টারে আমাদেরও দেখার মতো সিচুয়েশন থাকবে। আমরাও কিছু না কিছু তো করবো, হয় এবারে করবো নাহলে পরের বারে করবো তো বটে। বাট হ্যাঁ আমাদেরও একটা নিজস্ব ইকোনমিক সিচুয়েশন আছে, তার উপরে আমরা, বাট যেহেতু আমেরিকা করছে তো এটার একটা ট্রিগার, বিকজ আমেরিকার কাছে প্রচুর পয়সা না, তো ওদের পয়সার फ्लो যখন বাড়বে, जब अमेरिका का पैसा का फ्लो बढ़ेगा तो वो इम्पैक्ट तो ग्लोबल इकोनॉमी को पड़ता है, और इंडियन इकोनॉमी का पैसा अभी बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज का ये स्मूथ लाइन आपको मार्केट का कंडीशंस के बारे में बहुत क्लियर पिक्चर देता है। अब आप बोल रहे थे ना कि सर कौन सा फ्रेम यूज करें, ये बेसिकली एक स्मूथ लाइन मैंने यूज किया, स्मूथ एफ मूविंग एवरेज। इससे भी तुमको मार्केट का स्ट्रक्चर का पता चलेगा। अब तुम इसको कंसोलिडेट करो, देखो जब मार्केट में तुम
अब आप सिचुएशन देखे हो उस टाइम, इसका मतलब है कि मार्केट अलग ही लेवल में चला एवरेज लाइन से। समझ में आ रहा है? लेकिन आप आज आप लोगों ने मूविंग एवरेज के बारे में आधा चीज सीखा, ठीक है। इसका पूरा चीज सीखने के लिए नेक्स्ट वीक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोग मूविंग एवरेज क्रॉस एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बात करेंगे। थोड़ा लंबा है ये टॉपिक, समय लगेगा, और फिर जाके एमएसीडी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर, आज इतना ही है, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। কত চলছে? 1665 হয়ে গেছে, 40-এ বলেছিলাম তাই তো।